साथियों नमस्कार। आपका मेरे एक नए एपिसोड में फिर से स्वागत है। साथियों, आपने पिछले पार्ट 4 में सुना कि प्रदीप ने अपनी पहली पत्नी को जान से मार दिया और नई शादी करने की तैयारी करने लगा। तो इस कहानी को पार्ट नंबर 5 में आगे की कहानी को सुनते हैं। मंत्रियों का समाज में वही स्थान है जो स्थान ईश्वर का होता है। मानव कुछ क्षणों के लिए भगवान को भूल सकता है, लेकिन मंत्री की कृपा को नहीं। जो काम भगवान कई वर्षों में पूरा नहीं कर सकता, वही काम मंत्री एक सेकंड में कर सकता है। रामपाल सिंचाई मंत्री थे। रामपाल का अतीत अच्छा नहीं था। गांव में उनका घर था। बचपन में ही शादी हो चुकी थी। 2 बच्चे भी थे। रामपाल को चुनाव लड़ने का भूत सवार हुआ। वे चुनाव लड़े। चुनाव में उन्हें सफलता मिली। चुनाव जीतने के बाद जब वे राजधानी पहुंचे तो उन्हें असली दुनिया के दर्शन हुए। गांव की अंगूठा छाप पत्नी उन्हें रास नहीं आई और शहर में ही एक विजातीय युवती से विवाह कर लिया, लेकिन अपने घर से संबंध विच्छेद नहीं किया। रामपाल को लोग आदर भाव से देखते थे, लेकिन रामपाल के दूसरे विवाह की हवा जब उनके घर पहुंची तो एक बखेड़ा रामपाल के समक्ष खड़ा हो गया। मुक्त तथा निजात पाने का कोई रास्ता रामपाल के समक्ष न था, लेकिन रामपाल के पैसों ने वहां अपना रंग जमा दिया। पैसा किसे नहीं प्रिय होता, चाहे वह पत्नी हो अथवा कोई और। रामपाल ने पैसे के बल पर अपनी पत्नी तथा अपने ससुराल को संतुष्ट कर लिया। रामपाल के ससुर ने सोचा कि रामपाल मंत्री हो गए, उनकी शहर की बीवी तो गांव में आएगी नहीं। फिर रामपाल का गांव में मकान है, जमीन है, वह सब मेरी बेटी के नाम हो चुका है। मेरी बेटी एक लड़का है, वह माँ के नाम को रोशन करेगा। मेरी बेटी को अब किस बात की चिंता है। फिर मंत्री जी घर आते रहते हैं। रामपाल के ससुर रामपाल की बातों से संतुष्ट होकर शांत हो गए। रामपाल अब गांव की पत्नी से निश्चिंत हो गए कि वह कोई बखेड़ा हमारे जीवन में नहीं करेगी। उसको खुश करने के लिए रामपाल कभी कभी कुछ पैसे भी दे देते थे। राजधानी में विधायकों का जमघट था। सभी विधायक अपने अपने आराध्य को स्मरण कर रहे थे। मंत्री बनने के लिए रामपाल भाग्यशाली थे, उन्हें सिंचाई मंत्री बना दिया गया। मंत्री बनने के बाद रामपाल अपने क्षेत्र में आए। उन्होंने अपने क्षेत्र का बहुत काम किया। गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछवा दिया, गांव-गांव में पाठशालाएं खुलवा दिया, कुछ जगह अस्पताल भी खुल गए। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में टेलीविज़न की सुविधा शासन ने प्रदान कर दी। कुछ गांव के उत्साही युवकों को रामपाल ने नौकरी भी दिला दी। विपक्षियों का रामपाल सम्मान करते थे, उनका भी कार्य करा देते थे। ऐसे कार्यों से क्षेत्र में रामपाल आदर एवं सम्मान अर्जित कर लिए थे। मंत्री बनने के बाद रामपाल का चरित्र संदिग्ध हो गया। पैसे की अधिकता ने उन्हें विलासी बना दिया। सुरा और सुंदरी में उनका मन लिप्त हो गया। विरोधियों को जब वह खबर मिली तो उन्होंने समाचार पत्रों में रामपाल का कच्चा चिट्ठा खोलना चाहा, लेकिन रामपाल ने उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। विरोधी शांत हो गए और उन्होंने रामपाल की निजी जिंदगी में दखल देना लगभग बंद कर दिया। रामपाल की नई पत्नी से केवल एक पुत्री हुई। रामपाल ने उसका नाम रमा रखा। रमा का लालन पालन शहर में ही हुआ, अतः शहरी वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ा। हर बच्चों पर माँ बाप के संस्कार होते हैं। रमा की माँ पढ़ी लिखी थी, अतः माँ का प्रभाव रमा पर अधिक पड़ा। आखिर माँ हर बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है। रमा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी। वह इंटरमीडिएट की कक्षा में सम्मिलित हुई। वहाँ उसकी बहुत सहेलियाँ थीं। अपनी सहेलियों में रमा अमृता का बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि अमृता के विचार रमा से मिलते जुलते थे। रमा को यह ज्ञात हो चुका था कि उसके पिता ने मेरी माँ ने से दूसरी शादी की है, लेकिन माँ
गांव की माँ के प्रति नफरत की भावना रमा के मन में कदाप नहीं थी। वह अपनी माँ और पिता की अज्ञानता में गांव की माँ के बराबर पत्र व्यवहार करती थी। गांव वाली माँ ने भी रमा को अपनी ही बेटी समझा। उसके मन में परायेपन की गंध नहीं थी। रमा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। रमेश ट्रेन से जब प्लेटफार्म पर उतरा तो उसका सिर चकराने लगा। यहाँ पर उसका कोई अपना नहीं था। उसकी बोझिल आंखें चारों ओर किसी को खोजने में लगी थी, लेकिन वहाँ उसका कोई चिरपरिचित मित्र नहीं नजर आया। रमेश उदास होकर प्लेटफार्म से निकास द्वार पर जा पहुँचा। टिकट निरीक्षक को अपना टिकट देकर वह मुख्य सड़क पर आ गया। विश्वविद्यालय स्टेशन से काफ़ी दूर था। गांव में बुजुर्गों के मुख से रमेश ने सुना था कि शहर के लोग बड़े चालाक होते हैं। गांव का लड़का उन्हें मिल जाए तो उसको सारा सामान छीन लेते हैं। रमेश डर रहा था कि कहीं कोई शहरी बदमाश उसे न मिल जाए और उससे उल्टी सीधी बातें करके उसका पैसा छीन ले। मुख्य सड़क पर ही उसे एक रिक्शा मिल गया। रिक्शे पर आरूढ़ होकर रमेश विश्वविद्यालय पहुंचा। फार्म प्राप्त करने वालों की लंबी कतार देखकर रमेश ने अपना धैर्य खो दिया। उसने देखा कि कुछ लड़के सीधे कार्यालय में जाकर फार्म प्राप्त कर रहे हैं तो कुछ लड़के पंक्ति में खड़े हैं। रमेश के सामने समस्या थी कि वह का फार्म कैसे प्राप्त करे। काफ़ी तर्क वितर्क के बाद वह लंबी कतार वाली पंक्ति में खड़ा हो गया। शाम 4 बजे उसे फार्म मिल गया। रमेश ने फार्म को भरकर विश्वविद्यालय में जमा कर दिया। रात को घर वापस आ गया। रमेश के घर वापस आने पर रमेश के पिताजी ने चैन की सांस ली। कुछ दिनों बाद रमेश के पास शुल्क जमा करने का एक पत्र विश्वविद्यालय से मिला। रमेश पुनः शहर जाने लगा, लेकिन शहर में आवास की असुविधा ने रमेश को चिंता में डाल दिया। हॉस्टल में रखने की क्षमता राम प्रसाद की नहीं थी। रमेश ने अपनी समस्या पिताजी के समक्ष रखी। राम प्रसाद भी जिंदगी में कभी शहर नहीं गए थे। जो समस्या रमेश की थी वही समस्या राम प्रसाद की थी। राम प्रसाद ने सोचा क्यों न रमेश के ससुर से कहें, शायद वे रमेश के शहर जाएं और रहने की व्यवस्था करा दें। उनके संबंध तो बड़े बड़े लोगों से हैं। राम प्रसाद शीघ्र ही होशियारपुर गए। उन्हें मास्टर साहब दरवाजे पर ही मिल गए। राम प्रसाद ने रमेश की समस्या कह डाली, लेकिन रमेश के ससुर ने दो टूक जवाब दे दिया कि शहर में मेरा कोई चिर परिचित नहीं है, मैं मजबूर हूँ राम प्रसाद जी। हाँ, अगर मिस्टर रमेश की पढ़ाई बंद हो जाएगी तो मेरी बेटी का भाग्य नष्ट हो जाएगा। आपको प्रयास करना चाहिए राम प्रसाद जी। रमेश के पिता को यद्यपि ऐसी आशा अपने समधी से नहीं थी, लेकिन समय की बात है। समय किसी का साथी तो हो सकता है, किसी का शत्रु। आज का समय राम प्रसाद के प्रति प्रतिकूल था। जो अपने में है वही आज पराये बन गए। राम प्रसाद जी का मन मामोस कर रह गया। वे चुपचाप अपने घर लौट आए। असहाय निरुपाय रमेश अपनी छोटी सी गृहस्थी का सामान बेचकर शहर चल पड़ा। वह सीधे मुख्य सड़क पर कर रिक्शा कर लिया और ठीक 12:30 बजे विश्वविद्यालय के काउंटर पर पहुंच गया। इस बार भीड़ भाड़ कम थी। वह अपना सब सामान काउंटर के पास रखकर शुल्क जमा करने लगा। शुल्क जमा करने के पश्चात वह कमरे की तलाश में भटकने लगा। रमेश का गांव का लड़का था। जिस मोहल्ले में जाता वहां उसे लोग देखकर हंसते। रमेश लोगों के उपहास का अर्थ न समझ सका। शाम ढल चुकी थी, लेकिन उसे अभी तक कमरा नहीं मिल सका। पास ही में एक चिल्ड्रन पार्क था। रमेश वहीं चला गया था। राम प्रसाद जी ने थोड़ा सा पराठा रमेश को रास्ते के लिए दिया था। रमेश वही पराठे खाकर सोने का उपक्रम करने लगा। आकाश में काले काले बादलों को देखकर कभी रमेश डर जाता तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई बदमाश उसकी ओर आ रहा था। रमेश को नींद नहीं आई। वह पूरी रात जग कर बिताया। प्रातःकाल सूर्य की किरणें आकाश में दिखाई पड़ी। रमेश अपना सामान लेकर फिर से कमरे की तलाश में जुट गया। संयोग से एक मुसलमान के यहाँ उसे एक कमरा मिल गया।
रमेश उस कमरे को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी छोटी सी गृहस्थी उसे कमरे में जमाई। अगस्त माह का प्रथम सप्ताह था। ग्रीष्मावकाश के बाद विश्वविद्यालय में छात्रों की भीड़ जमा थी। प्रत्येक छात्र वहाँ के लिए नया था। रमेश भी पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय चल पड़ा। टेम्पो, स्कूटर, रिक्शा एवं विभिन्न वाहनों को देखकर रमेश ने यह महसूस किया कि वे सब बड़े घर के लड़के हैं। छात्र विभिन्न प्रकार के परिवेश में उसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके पास पहनने के लिए पायजामा और कुर्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं था। लेकिन कुर्ता और पायजामा भी रमेश के शरीर में अच्छा लग रहा था। रमेश इसी बात में प्रसन्न था कि उसका प्रवेश विश्वविद्यालय में हो गया था। कुछ दिनों के बाद विश्वविद्यालय में रमेश के असंख्य मित्र हो गए। इस शहर में पदार्पण के पूर्व रमेश का कोई अपना नहीं था, लेकिन आज रमेश को लगने लगा कि वह अब अकेला नहीं है, बल्कि उसके बहुत सारे मित्र एक एवं दोस्त हैं। कुछ दिनों बाद रमेश शहर से अपने घर गांव आया। शहर में रहने के कारण उसके शरीर में निखार आ गया। गांव पहुंचने के पूर्व रास्ते में ही लोगों के मुख से सुना कि वह एक बच्चे का बाप बन चुका है। उसके जीवन में एक भूचाल आ गया। रमेश चिंतित हो गया। एक तो छात्र जीवन, पैसे की कमी और वह तीसरा इंसान अनायास क्यों आ गया। राम प्रसाद की आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं थी। एक तो राम प्रसाद रमेश की पढ़ाई का ही बोझ नहीं उठा पा रहे थे, दूसरी ओर रमेश की पत्नी का खर्च। राम प्रसाद को साल रहा था। बच्चा पैदा होने से राम प्रसाद को कोई खुशी नहीं मिली। वे पूर्णतया पैसे से त्रस्त थे। रामप्रसाद की समझ में आया कि उन्होंने रमेश की शादी करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उन्होंने सोचा जो गलती हो गई उसके परिणाम को भोगना ही है। रामप्रसाद की आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि वे रमेश को पैसा ना दे पाते। एक दिन रामप्रसाद ने दबे जुबान कहा, बेटा, हमारे ऊपर बड़ा आर्थिक बोझ है। तुम तो शहर में रहते हो, कोई ट्यूशन मिल जाए तो कर लो, जिससे मेरा कुछ बोझ हल्का हो जाए। तुम तो मेरी आर्थिक स्थिति को जानते ही हो। मैं अकेला हूँ, घर पर सारा कार्य मुझे ही करना पड़ता है। जितना मुझसे हो सकेगा उतनी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। रमेश पिताजी की हालत को देखकर चुप रह गया। उसका भविष्य दांव पर लग चुका था। उसने पिताजी से पैसा मांगना बंद कर दिया। फरवरी और मार्च का माह प्रत्येक विद्यालय में वार्षिकोत्सव का माह होता है। रमेश के भी विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। रमेश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अभिरुचि थी, लेकिन रमेश के सामने समस्या थी, वह कैसे कार्यक्रम में भाग ले। मित्रों को जब रमेश की रुचि की बात मालूम हुई तो मित्रों ने ही विभागाध्यक्ष से सीधे कह दिया। विभागाध्यक्ष महोदय सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने नाटक में रमेश को रख दिया। रिहर्सल के दौरान रमेश की भाषा शैली, हाव भाव एवं वाक्यपुटता को देखकर प्रधानाध्यापकों ने रमेश को नायक का पद दे दिया। काफ़ी रिहर्सल एवं अभ्यास के बाद नाटक का आयोजन विश्वविद्यालय की रंगशाला में प्रस्तुतिकरण के नियमित कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। सिंचाई मंत्री श्री रामपाल उस उत्सव के मुख्य अतिथि थे। सायंकाल रामपाल के मुख्य अतिथि में नाटक का अभिनव प्रारंभ हुआ। रंगशाला प्रधानाध्यापकों एवं छात्र छात्राओं में खचाखच भरी हुई थी। पैर रखने की जगह नहीं थी। रमेश उस नाटक में एक नेता की भूमिका बड़े ही अच्छे ढंग से निभा रहा था। रामपाल नाटक के मध्य भाग में कभी रमेश को घूरते तो कभी अपने आप को देखते, क्योंकि नाटक में नेताओं के ऊपर सीधा प्रहार किया गया था। रामपाल की लड़की रमा भी बीए की छात्रा थी। वह भी अपने सहेलियों के साथ बैठकर नाटक का आनंद ले रही थी। उसे नाटक तो रास नहीं आ रहा था, हाँ, रमेश का अभिनय उसे अच्छा लग रहा था। रमा रमेश के अभिनय को देखकर इतना प्रभावित हुई कि वह उठकर रमेश को बधाई देने जाने लगी, लेकिन जब उसे पिताजी की याद आई तो उसके कदम स्वतः रुक गए। उसने सोचा, चलो ठीक ही
हुआ। अगर मैं बधाई देने जाती तो सहेलियां मेरा उपहास करती। नाटक की समाप्ति पर रामपाल ने रमेश से हाथ मिलाया और आशीर्वाद देकर चले गए। रमा रमेश के अभिनय को देखकर अत्यधिक खुश हुई थी। वह सोने का प्रयास करती, लेकिन उसके मानपटल में पर तो रमेश का नाटकीय रूप बिंबित हो चुका था। प्रातःकाल रमा जल्दी स्नान करके विश्वविद्यालय चल दी। रमेश अपने कमरे से पैदल ही विश्वविद्यालय जा रहा था। रास्ते में रमा ने रमेश को देखा। रमा बीच रास्ते में ही अपनी कार रोककर रमेश को बधाई देने बाहर आ गई। रमा ने बड़े प्यार से कहा, हेलो रमेश, कल का तुम्हारा अभिनय तो काबिले तारीफ है। मेरी ओर से बधाई हो। रमा ने ना चाहते हुए रमेश के हाथों को स्पर्श कर लिया। रमेश के लिए वह क्षणिक स्पर्श रोमांचित कर दिया, पर नारी का वह प्रथम स्पर्श था। रमेश ने कभी सोचा भी ना था कि ऐसा क्षण उसकी जिंदगी में आ सकता है। रमा चली गई। रमेश को अपने आप पर गुस्सा आने लगा। मुझे नाटक में भाग नहीं लेना चाहिए था। रमा का दबदबा पूरे विश्वविद्यालय में था। उन्होंने क्योंकि वह एक मंत्री की बेटी थी, लेकिन आज वह कक्षा में घायल हिरणी की भांति बैठी थी। सहेलियों ने रमा का इतना उदास एवं गंभीर चेहरा कभी नहीं देखा था। कक्षा समाप्ति के बाद अन्यमनस्क होकर रमा चल घर पड़ी। रास्ते में उसे रमेश फिर मिल गया। रमेश को देखकर रमा ने अपनी गाड़ी रोक दी। उसने रमेश को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन रमेश का शर्मीला स्वभाव उसे गाड़ी में बैठने से मना करने लगा। रमा ने रमेश को कहा कि रमेश, तुम डर क्यों रहे हो? कक्षा का कोई साथी पराया नहीं होता, वह तो अपना मित्र है। मित्रता में दुराव तथा भेदभाव नहीं करना चाहिए। रमेश रमा की बात को नाकार न सका और वह कार में बैठ गया। रमेश जब अपने कमरे के सन्निकट पहुंचा, वह कार से उतर गया। रमा और रमेश के बीच कोई बात नहीं हुई। कमरे पर रमेश को पोस्टमैन ने एक तार दिया। तार पढ़कर रमेश को बेहद दुख हुआ। उसके पिताजी की तबीयत खराब थी, इस कारण वे रमेश को इस माह पैसा ना भेज सके। मकान मालिक रोज रमेश से मकान का किराया मांगता। रमेश पैसे की अव्यवस्था में लगा था, लेकिन तभी तक उसे पैसा प्राप्त नहीं हुआ था। उस उदास होकर विश्वविद्यालय गया। कक्षा के प्रवेश द्वार पर ही रमा उसे मिल गई। रमेश के चिंतित एवं उदास चेहरे को देखकर रमा ने कहा, क्यों रमेश, आज तुम बहुत चिंतित एवं परेशान नजर आ रहे हो। आखिर क्या बात है? कल मेरी गाड़ी में बैठना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? रमेश चुपचाप खड़ा था। उसने सोचा कि रमा को कैसे बताए कि उसके पास पैसे नहीं हैं। 2 दिन से वह उपवास कर रहा है। पिताजी की तबीयत खराब है, अतः पैसे घर से नहीं आ सके। जिस यथार्थ को कहने में जबान लड़खड़ा जाती, वह यथार्थ आंखें अप्रत्यक्ष रूप से कह देती हैं। रमा ने रमेश के चेहरे में एक बार फिर देखा। उसे महसूस हुआ कि रमेश के पास पैसे नहीं हैं। उसने सोचा रमेश की मदद करनी चाहिए, लेकिन रमेश जानता था कि ऐसी मदद में इंसान का स्वार्थ होता है। अतः रमेश ने रमा की सहायता को अस्वीकार कर दिया। फिर भी रमा नहीं मानी। कुछ नोटों का बंडल उसकी जेब में डालकर चली गई। रमेश ने ना तो पूर्ण रूपेण रमा को समझा था और न ही पूर्ण रूपेण रमा ने रमेश को समझा था। वह एक इत्तेफाक था, ईश्वर की अनुकंपा थी। रमेश ने सोचा, रमा भूल कर रही है। जिस इंसान के लिए तुम इतना कर रही हो, वह तुम्हारे योग्य नहीं है। वह इंसान तुम्हारे प्यार की झोली में कुछ नहीं डाल पाएगा, क्योंकि उसके जीवन में झोली में उसके माँ बाप ने एक ऐसा विषधर सांप डाल दिया है, जिसका विष शरीर पर धीरे धीरे चढ़ेगा और अंत में रमेश उसी विष को पीकर अपना जीवन समाप्त कर लेगा। वह रमा को कैसे समझाए कि तुम रमा उससे दूर रहा करो। मैं वह इंसान नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। मैं अच्छा जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारी इच्छाओं के अनुकूल नहीं। रमेश अपने कमरे में था। उसने मकान मालिक का किराया दे दिया। उसका मन वहीं नहीं लगा। वह पिताजी को देखने घर चल पड़ा।
धीरे धीरे उसके पिताजी की तबीयत सुधरने लगी। थोड़ा सा क्षण उसने अपने पत्नी को दिया और फिर शहर प्रत्यावर्तित हुआ। परीक्षा सन्निकट थी। रमेश ने परीक्षा की तैयारी कर ली। कभी कभी रमा उसके कमरे पर आ जाती थी तथा कुछ नोट्स लेकर चली जाती। परीक्षा में रमा और रमेश दोनों की सीट पास में ही थी। परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षा फल प्रकाशित हुआ। रमा और रमेश प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। रमेश की स्थिति अब आगे पढ़ने की नहीं थी। उसने सोचा कि अब घर चलें और पिताजी के कार्यों में हाथ बटाएं। एक दिन रमा ने पूछा कि बताओ रमेश, क्या किया जाए। रमेश ने कहा, रमा, तुम्हारी पढ़ाई जारी रखो, मैं तो अब पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम मेरी स्थिति को भली भांति जानती हो। लेकिन रमा के विशेष आग्रह पर रमेश एमए में प्रवेश ले लिया। रमा और रमेश के प्रागढ़ संबंध को देखकर छात्र छात्राओं के बीच ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई। जहां कुछ छात्र छात्राएं रमा और रमेश का उपहास करते, वहीं कुछ छात्राएं रमा को दाद देती कि रमा ने कितना अच्छा हाथ मारा है। रमेश तो लाखों में एक है, क्या जुगल जोड़ी है। लगता है भगवान इन दोनों का जोड़ा बनाकर इस संसार में भेजा है। ऐसी बात नहीं थी कि मित्रों की यह बात रमेश और रमा को ना मालूम हो। उन्हें सब कुछ मालूम था, लेकिन ना इस बात की परवाह रमा को थी और ना ही रमेश को। रमा ने ना कभी रमेश के विषय में पूछा और ना ही रमेश को कुछ सुनने सुनाने का अवसर ही प्रदान किया। विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होने वाला था। विविध राजनीतिक पार्टियां छात्रों पर खोजी निगाहें डालकर विचार विमर्श करने में मशगूल थी। कोई राजनेता चरित्र को देखता तो कोई नेता अपने अच्छे वक्ता को की खोज करता तो कोई नेता धोखाधड़ी करने वाले को खोजता, जिससे चुनाव में उसका समर्थित प्रत्याशी विजय प्राप्त कर ले और उस राजनेता का वर्चस्व विश्वविद्यालय में बना रहे। रामपाल भी इसी चिंता में थे, लेकिन उनकी दृष्टि में कोई ऐसा प्रतिभावान छात्र नहीं मिल पा रहा था। उनकी लड़की रमा को लगा कि मेरे पूज्य पिताजी परेशान हैं। रमा उनकी परेशानी को जानती थी। रमा ने पिता के समक्ष रमेश के विचार तथा गुणों की बौछार लगा दी। फिर क्या था, रामपाल बेटी के विचारों से सहमत हो गए। यद्यपि रामपाल ने रमेश को नाटक में अभिनय करते हुए देखा था, लेकिन कार्यविधि के कारण उनके मस्तिष्क से रमेश हट गया था। रमा के स्मरण मात्र से रामपाल का मनोबल बढ़ गया। पिताजी के आग्रह से एक दिन रमा ने रमेश से इस संबंध में चर्चा की। उसने कहा, मेरे पिताजी मंत्री हैं, वे चाहते हैं कि छात्र संघ के अध्यक्ष पद हेतु तुम चुनाव लड़ो। रमेश जितना ही रमा से दूर भागता, रमा उतनी ही उसके नज़दीक आती गई। यद्यपि चुनाव न लड़ने की इच्छा रमेश ने व्यक्त कर दी थी, फिर भी रमा ने पराजय स्वीकार नहीं किया। वह रोज रमेश से चुनाव लड़ने का आग्रह करती। अंततः रमेश रमा की बात मान गया। रामपाल ने रमेश को अपने घर बुलाया। घर में रमेश का उसी प्रकार स्वागत हुआ जैसा कि ससुराल में दामादों का। विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव की चहल पहल कुछ अधिक ही थी। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने इच्छित उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी थी। विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों हेतु नामांकन फार्म भरे जा रहे थे। रमेश ने रामपाल का आशीर्वाद लेकर अध्यक्ष पद का फार्म भर दिया। विश्वविद्यालय परिसर में तथा विश्वविद्यालय परिसर में बाहर चुनाव प्रसार जोर पकड़ रहा था। लाउड स्पीकरों की आवाज़ में सारा विश्वविद्यालय परिसर गूंज रहा था। मोहल्ले मोहल्ले में छात्रों के झुंड अपने समर्थित उम्मीदवारों की पॉम्पलेट लगा रहे थे। विश्वविद्यालय की समूची दीवार रंग बिरंगी दिखाई देने लगी। राजनीतिक तथा विविध क्षेत्रीय पार्टियों ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए कमर कस ली। मोटर टैक्सी, स्कूटर और मोटरसाइकिल पर विविध प्रकार के पॉम्पलेट दिखाई दे रहे थे। रमेश गरीब घर का होनहार युवक था। कुर्ता और पायजामा उसका पुश्तैनी पहनावा था। खद्दर का कुर्ता और पायजामा पहनकर चुनाव मैदान में कूद गया था। मंत्री जी की कृपा उस पर थी। चुनाव में मंत्री जी की ओर से खूब पैसा मिला था। रमा रमेश के चुनाव की केंद्र बिंदु थी।
रमा ने भी रात दिन एक कर दिया। रमेश की विश्वविद्यालय परिसर में रोज मीटिंग होती। रमा भी उस मीटिंग में रमेश के लिए छात्रों से वोट देने के लिए निवेदन करती। रमेश को छात्रों को सहानुभूति चाहिए थी। रमेश ने उसके लिए एक मित्र को कुछ सुझाव दिया। रमेश मंच पर बोल ही रहा था कि एक छात्र उसके सिर पर पत्थर मारकर भाग गया। रमेश घायल हो गया। अस्पताल में उसके सिर पर मरहम पट्टी कर दी गई। छात्रों की पूरी सहानुभूति रमेश से हो गई। चारों ओर रमेश जिंदाबाद के नारे से वातावरण गुंजारित हो गया। रमेश फिर चुनाव प्रचार में लिप्त हो गया। सचमुच चुनाव का दिन आ गया। प्रशासन की देखरेख में निर्विघ्न रूप से चुनाव संपन्न हो गया। परिणाम आने की देर थी। रात्र 12 बजे घोषणा कर दी गई। रमेश अध्यक्ष पद हेतु चुन लिया गया था। समाचार पत्रों ने रमेश को की तस्वीर छाप दी थी। रमेश ने अपने सभी साथियों के प्रति आभार प्रदर्शन किया। रामपाल विश्वविद्यालय में आकर पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाकर चले गए। रमेश के अध्यक्ष बनने पर अगर किसी को खुशी थी तो वह रमा को ही थी। प्रत्येक रमेश छात्रों की समस्याओं को बहुत ही गौर से सुनता तथा निराकरण कर उपाय भी करता था। इस कारण उसकी लोकप्रियता छात्रों में बढ़ गई। रमेश अपने गुरुजनों का बहुत ही सम्मान करता था। पराजित उम्मीदवारों के प्रति रमेश के मन में अपार श्रद्धा थी। रमेश ने अपने व्यवहार से उनके दिल को जीत लिया था। अतः विरोधी खेमे के पराजित उम्मीदवार भी रमेश के अच्छे मित्र बन गए। धीरे धीरे रमा के जिस्म एवं जेहन में रमेश प्रवेश कर चुका था। किसी भी शर्त पर रमा रमेश को छोड़ना नहीं चाहती थी। यद्यपि रमेश नारी मन की कोमल भावना एवं विचारों से अनभिज्ञ थी, लेकिन रमा रमेश के अतीत को सुनने का अवसर ही नहीं प्रदान कर रही थी। दोस्तों, पार्ट नंबर 5 का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आगे की कहानी पार्ट नंबर 6 में सुनाई जाएगी।